नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स और उनको सिंप्लीफाई करेंगे, उनके कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करेंगे। मैं कुछ फीडबैक्स भी लेना चाहूँगा आप लोगों से। क्या आप चाहते हैं कि कुछ दूसरा कंटेंट भी हम इसी वीडियो में कवर करें, कुछ दूसरे न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स कवर करें? तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि आपको कौन से सोर्स से कौन से प्लेटफॉर्म का कंटेंट पसंद है, तो हम उसे भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे यहीं पर। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। सीसीआई अप्रूव्स $8.5 बिलियन आरआईएल डिज्नी मर्जर। सीसीआई यहाँ पे क्या है, जिसने एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अप्रूव किया है $8.5 बिलियन का आरआईएल रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिज्नी का मर्जर का मतलब हमने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जब दो कंपनी ए लिमिटेड और बी, अब जैसे आपने हॉटस्टार का ऐप यूज किया होगा, राइट? हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार और रिलायंस दोनों बिल्कुल अलग कंपनी है। उल्टा दोनों कंपेटिटर्स हैं। जियो सिनेमा और हॉटस्टार एक दूसरे से compete करता है, लेकिन अब क्या है, ये दोनों कंपनीज मर्ज हो जाएंगी और ये एक सिंगल एंटिटी बन जाएगी जिसका नाम रह जाएगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर जियो सिनेमा रह जाता है तो ये एक मर्ज एंटिटी है। तो मर्जर और डीमर्जर आपको हमेशा दिखेंगे स्टॉक मार्केट में चल रहे होंगे। हमेशा स्टॉक मार्केट में क्या, बिजनेस में हमेशा मर्जर्स और डीमर्जर्स हमेशा चल रहे होते हैं। और सीसीआई यहाँ पे क्या करता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। सीसीआई ये देखता है कि कहीं दो कंपनीज ऐसी तो नहीं है जो मिल करके मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर देंगी। तो सीसीआई ने ये अप्रूव कर दिया है। इसका मतलब सीसीआई ये कह रहा है, वॉचडॉग ये कह रहा है कि यहाँ पे इस डील में किसी भी तरह की मोनोपोली क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है, मार्केट में। एंड इसीलिए अब आरआईएल और डिज्नी हॉटस्टार दोनों मर्ज हो सकते हैं। तो रिलायंस एंड इंडस्ट्रीज ने एंटरटेन किया है इसका। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एंटरटेनमेंट आर्म है जिसे बोला जाता है वायाकॉम 18। तो वायाकॉम 18 और वॉल्ट डिज्नी कंपनी, ठीक है, इनके जो इंडियन मीडिया एसेट्स हैं वेंसडे को ये इन्होंने रिसीव किया है कंपटीशन वॉचडॉग। देखिए इसका नाम है कंपटीशन वॉचडॉग, जो कंपटीशन को देखता है कि कंपटीशन फेयर है या नहीं है इंडिया में। और इसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जहां पे मर्जर को अप्रूवल मिला। कमीशन अप्रूव करता है प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन, जो प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन है जहां पे इन्वॉल्व होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, डिजिटल 18 मीडिया लिमिटेड, स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्टार टेलीविजन प्रोडक्शंस लिमिटेड। ये सारे प्रॉपर सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ वॉलंटरी मॉडिफिकेशंस जो होंगे, इसमें जो भी कंप्लायंसेस है वो फॉलो करेंगे और यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है इन दोनों को। तो ओवरऑल अगर आप इस जॉइंट वेंचर को देखें तो यहाँ पे आरआईएल का जो कंट्रोल है, यहाँ पे लिखा है 16.34% होगा एंड ये ओन्ड होगा बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड 46.82% वायाकॉम 18 का होगा, जिसे ओन करती है कौन, रिलायंस। एंड 36.84% होगा किसका, डिज्नी का। तो बाय द एंड ऑफ करंट ईयर 2024 एंड फर्स्ट हाफ 2025 ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। एंड वी हैव टू सी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। हमने देखा है कि रिलायंस किसी भी इंडस्ट्री में आता है तो वहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करता है। मतलब वो चाहता है कि वो 100 करोड़ लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइड करे और चार्ज कम करे, रादर देन बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट मार्जिन चेज करने के, जहाँ पे ओवरऑल कम लोगों को वो केटर कर रहा हो। तो फायदा क्या रहता है ना कि देखिए, जब आप हाई मार्जिन बिजनेस में होते हैं ना तो लोग देखते हैं कि ये तो बड़ा हाई मार्जिन बिजनेस है, इसमें आ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, वो लो मार्जिन ही रह जाता है फिर। तो रिलायंस को ये चीज़ पता है, तो रिलायंस ऐसे काम करता है कि वो मोनोपोली क्रिएट कर दे किसी भी इंडस्ट्री में जाकर के। तो जब वो मोनोपोली क्रिएट करेगा, वहाँ पर अकेला रहेगा या एक दो ही लोग और रहेंगे इसके अलावा, तो वो प्राइस भी डिक्टेट कर पाएगा और ओवरऑल स्केल पे बहुत अच्छी, आप कह सकते हैं, प्रॉफिट्स कमा लेगा। आते हैं अगले आर्टिकल पर। ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल्ड किराना वर्सेस क्यू कॉमन टेबल। अब तीसरा आर्टिकल है ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ओवरऑल 3 दिन में, किराना और क्विक कॉमर्स का। क्विक कॉमर्स का से आप लोग अगर ना समझते तो मैं बता दूं, इसमें ब्लिंकिट आता है, ठीक है, एंड इसके अलावा आप देखेंगे जेप्टो है, इंस्टामार्ट है, बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं, ऐसी क्विक कॉमर्स कंपनीज जो 10 मिनट में डिलीवर करती है। अब तो ग्रोफर्स ने भी कहा है कि वो 10 मिनट में डिलीवर करेगी जो भी सामान आप चाहते हैं। ये डायरेक्टली हर्ट कर रहे हैं किराना को। फ्लिपकार्ट और अमेजन ना किराना स्टोर्स को हर्ट नहीं करते, क्योंकि आप ई कॉमर्स कंपनी से कपड़े मंगवा रहे हैं, मतलब अलग चीज़ें मंगवा रहे हैं जो आप रोज़मर्रा की चीज़ें यूजुअली आप नहीं मंगवाते हो। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें
क्विक कॉमर्स डायरेक्टली compete कर रहा है हमारे किराने की दुकान वालों से, एंड जाने की फिर आपको ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी अगर इतनी धूप में इतनी बारिश में कोई आपको सारा सामान ला करके दे दे रहा है घर पे। तो यस, लोग सोचेंगे कि मैं बाहर जाऊँ स्टोर पे खड़ा रहूँ लाइन में, वो सामान मिलेगा नहीं, वो सामान नहीं मिला दूसरे स्टोर पे जाऊँ, ये मैं क्यों करूँ? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है किराना स्टोर्स के लिए। तो गवर्नमेंट एग्जामिन करने वाली है कंसर्न्स ओवर क्विक कॉमर्स कंपनी की। क्विक कॉमर्स जो 10 मिनट डिलीवरी बिजनेसेस हैं वो किस तरीके से अंडरमाइन कर रहे हैं किराना स्टोर्स को, लोकल किराना स्टोर्स को, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने रिसेंटली रेज किया कंसर्न। पीयूष गोयल जी ने भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए थे ई कॉमर्स कंपनीज के बारे में। उन्होंने कहा कि हमें असेस करना पड़ेगा कि किस तरीके से बिल एड्रेस कर सकता है इन कंसर्न्स को और एक्सप्लोर कर सकता है कुछ ऐसे प्रोविजंस, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो बनाए जिसकी वजह से इस चीज़ पे हम चेक रख पाएँ कि कहीं ये जो नई डेवलपिंग इवॉल्विंग इंडस्ट्री है कहीं पूरे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को ख़त्म ही ना कर दे, जिसे हम किराना स्टोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्स एंटी रेगुलेशंस बनाने की बात हो रही है, प्रपोज कर रहा है ये बिल। एक्स एंटी मतलब होता है प्रिवेंटिव, कि पहले ही जो प्रिवेंट करे इस चीज़ को, जिसमें डिजिटल कंपनीज को रिक्वायर किया जाएगा कि ये CCI को, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिफाई करे कि वो क्राइटेरिया मीट करते हैं सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेस SSDE अपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के बेसिस पे। इससे यहाँ पे गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रिफाइन कर सकती है SSDE का क्राइटेरिया। SSDE मतलब सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेस, जिससे इसका ब्रॉडन हो सकता है स्कोप और पोटेंशियली इनकम्पस कर सकता है वाइडर वैरायटी ऑफ डिजिटल कंपनीज, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। तो ओवरऑल गवर्नमेंट अपोज नहीं है ई कॉमर्स को लेके, गवर्नमेंट ई कॉमर्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये इंश्योर करना चाहती है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे ओवरऑल। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को ना ई कॉमर्स वगैरह से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ई कॉमर्स पे डिस्काउंट्स बहुत मिलते हैं। आप देखिए ब्लिंकिट पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा, या इंस्टामार्ट पे यहाँ आपको 10 मिनट में डिलीवरी मिल जाएगी किसी भी मौसम में, राइट। लेकिन ई कॉमर्स कंपनीज की जहाँ बात आती है तो ये कॉज ऑफ कंसर्न सबसे बड़ा रहता है ओवरऑल, कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि कंपनीज डेवलपमेंट कुछ नहीं कर रही है, इनोवेशन, बस सामान सस्ता बेच रही हैं ताकि कंपटीशन बंद हो जाए, और फिर जब कंपटीशन बंद हो जाएगा तो ये अपना काम दोबारा वही करेंगे कि प्राइस बढ़ा देंगे। तो ये गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ऐसा रहे। तो पीयूष गोयल जी ने एक्सप्रेस किया था कंसर्न, अभी कहा कि जो रैपिड एक्सपेंशन है ये कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए रादर देन अ मैटर ऑफ प्राइड, और कहा कि इससे काफ़ी जॉब लॉसेस होंगी। यस, अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आएंगी जॉब लॉसेस होंगी, एंड जॉब्स कहाँ जाएंगी? टेक्नोलॉजी सेक्टर में। सो वी हैव टू बी रेडी कि जितने भी ट्रेडिशनल सेक्टर के लोग हैं, चाहे वो किराना स्टोर से लेके जितने भी छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, मैं कहूँगा वहाँ पे आगे कोई ना कोई एक ही ऐसा बिजनेस आएगा या दो बिजनेस जो पूरे इंडिया को कैप्चर कर लेगा। क्योंकि अभी इस वक्त पैटर्न यही है इंडिया में या पूरे दुनिया में भी, कि एक ही किराना स्टोर है, जैसे या 2-3, जैसे कॉस्टको यूएस में, वॉलमार्ट जो जहाँ से पूरा यूएस सामान लेता है। एक ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अमेजन, बस एक ही रहेगा सब कुछ, जो पूरा मार्केट कैप्चर करेगा और वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाएगा। कॉम्पिटिशन का जो ट्रेंड है अब धीरे धीरे, जो हम नई कह सकते हैं एरा में आ रहे हैं जहाँ कंपटीशन का अब ट्रेंड नहीं है। एक या दो प्लेयर्स रहेंगे जो हर इंडस्ट्री पे डोमिनेट करेंगे और वही बेचेंगे। जैसा आप कह सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमीज में होता था ना, कि एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कार बनाती है, एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कपड़े बनाती है, एक गवर्नमेंट कंपनी है जो फूड मतलब बनाती है। सारी पब्लिक कंपनीज हुआ करती थी एक एक स्पेसिफिक, स्टील बनाने की एक अलग हो गई। तो वैसा ही अब कैपिटलिज्म में भी हमें देखने को मिल रहा है, जो मोनोपोलीज क्रिएट हो रही है। एक ही कंपनी है जो लास्ट तक टिकेगी, ट्राई भले ही 100 कंपनीज करे यहाँ पे। तो जो प्लेयर्स हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये जो रेगुलेटरी पुशबैक है ये काफ़ी प्रीमेच्योर है, अभी कुछ ऐसा है नहीं, ये प्रीमेच्योर पुशबैक हमें मिल रहा है। सेक्टर अभी बहुत नासेंट स्टेज पे है, बहुत छोटे स्टेज पे है, एंड कुछ इनिशियल इम्पैक्ट्स होंगे किराना स्टोर्स पे, जिसके लिए ये बात कर रही हैं ये क्विक कॉमर्स कंपनीज की, इन स्टोर्स को भी इंटीग्रेट कर लिया जाए इनके बिजनेस मॉडल में, ताकि ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। ऐसा हो सकता है कि ब्लिंकिट, जेप्टो जैसी कंपनीज किराना स्टोर्स के साथ कोलैबोरेशन करें। इट्स नॉट अ बैड डील, राइट। इन्हें भी ज़रूरत पड़ती है रियल एस्टेट की, इन्हें डार्क स्टोर्स खोलने पड़ते हैं, क्योंकि 10 मिनट के डिलीवरी के लिए आपको डार्क स्टोर्स बनाने होंगे। आते हैं अगले आर्टिकल पे। एंटी नेशनल पोस्ट में नाउ अट्रैक्ट लाइफ टर्म इन यूपी। यूपी में, अच्छा हम सिर्फ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें ही डिस्कस करते हैं हमेशा, बट ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। देखिए अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक नया सोशल मीडिया पॉलिसी लेके आई है, और कोई भी बिजनेस अगर कहीं पे काम करना चाहती है ना,
किसी भी जगह पे, तो बिजनेस ये देखती है कि यार यहाँ पे अगर मैं इंडस्ट्री सेटअप कर लूँ तो क्या टैलेंटेड लोग यहाँ पर मेरे पास काम करना आना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल उनका ये होता है। देखिए, इसीलिए जो ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट है ना, जैसे तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इनको सबसे ज्यादा बिजनेस मिल रहा है, एफडीआई इनको सबसे ज्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्हें पता है कि यार यहाँ पे तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे, जो मैं कहूँगा क्रीम लेयर है, वो पूरा यहाँ आना चाहता है, काम करना चाहता है, और बिजनेसेस को तो टैलेंट चाहिए। तो ये चीज बड़ा ही ज्यादा अगेंस्ट हो जाती है उन स्टेट्स के जो ज्यादा डेवलप नहीं है। जैसे यूजुअली लोग, आप देखोगे, चाहे उत्तर प्रदेश की आप बात करो, चाहे आप किसी भी स्टेट की बात करो जो भी डेवलप हो रहा है, स्टेज पे है ओवरऑल, तो यहाँ पे एक नया ये रूल लेकर आए हैं, यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी आई 2024 में, क्लियर किया गया इसे यूपी कैबिनेट द्वारा। इस पॉलिसी में इसमें लिखा है ऐसा कि गवर्नमेंट जो है ये एडवर्टाइजमेंट्स के लिए एलिजिबल विजुअल देगी और डिजिटल मीडिया फर्म्स को एंड इन्फ्लुएंसर्स जो एक्टिव हैं पॉपुलर सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और एक्चुअल पेमेंट जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स कमांडेड बाय दीज फर्म्स एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। तो पॉलिसी है, इसमें बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस बनाए गए हैं, जैसे कि क्या कोई डेरोगेटरी या इंडिसेंट या वल्गर एंटी नेशनल कमेंट करता है सोशल मीडिया पे। अभी तो बिल्कुल सही है, इंडिसेंट और वल्गर पोस्ट नहीं होने चाहिए, हम कह रहे हैं चलो, लेकिन आप डिफाइन कैसे करोगे कि क्या इंडिसेंट है, क्या वल्गर है, राइट? क्योंकि हर सोसाइटी के हिसाब से अलग चीज़ होती है। जैसे कहीं पे हाथ पकड़ के चलना है इज़ वेरी कंसिडर्ड वेरी, मतलब बोलोगे टाबू। अगर आप एकदम रूरल एरियाज में जाओ, लड़के लड़की के बीच में, एंड मुंबई एंड दिल्ली में इट्स वेरी नॉर्मल। सो वी हैव टू सी कि इस तरीके की पॉलिसीज़ क्या स्टेट्स सारी ड्राफ्ट कर सकती हैं, एंड आर दे प्रैक्टिकल? क्या ये बिजनेसेस को भी ये थोड़ा ये हर्ट होगा अगर इस टाइप की चीज़ें आती हैं? क्योंकि जितने भी आप इस तरीके की टैलेंट्स को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो किसी स्टेट में, तो यस देयर विल बी एन इशू, स्पेसिफिकली वो इंडस्ट्री जो सर्विस हैं, जो टैलेंट बेस्ड है, काफ़ी डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे यूट्यूब से लेके जितने भी पॉडकास्ट हैं, कुछ पेमेंट सीलिंग पेमेंट डिसाइड हुई है उनके लिए, जैसे कि यूट्यूब के लिए फिक्स हुआ है 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 4 लाख पर मंथ सब्सक्राइबर्स के हिसाब से। ओवरऑल कुछ गिल्टी और इसके प्रोविजंस भी इन्होंने बनाए। देखिए, मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा इसे, बिकॉज इट्स नॉट इन आवर डोमेन सबसे पहले तो, बट ओनली दैट अगर कुछ भी मैं कहूँगा स्पेकुलेशन भी नेगेटिव आती है ना सोशल मीडिया पे, इट क्रिएट्स रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन अ स्टेट। एंड मैं यूपी को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज आई वाज एक्चुअली डिस्कसिंग गुड थिंग्स अबाउट द स्टेट व्हेन इट कम्स टू जो नए ये बिजनेसेस के लिए पॉलिसीज बना रहे हैं। हाइब्रिड व्हीकल्स पे इन्होंने जो टैक्स फ्री किया, इसके अलावा ये डुकाटी को आप देखिए, इन्होंने लैंड ऑफर किया है रेस ट्रैक के लिए। सो दे आर रियली रियली वर्किंग ऑन इंडस्ट्रियलाइजिंग द स्टेट। तो वी हैव टू सी कि सच काइंड ऑफ पॉलिसीज क्या ये फॉर्म लेती हैं या नहीं। Protest on rise in China amid sluggish economy and housing crisis। चाइना में अब परेशानी आनी शुरू हो गई है बहुत सारी। हम बोलते थे चाइना में बबल है, रियल एस्टेट बबल है, बहुत सारी चीज़ों की हम बात करते थे। तो यहाँ पे क्या है कि इस वक्त अभी काफ़ी परेशानी चल रही है लोगों के लिए चाइना में, एंड काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं। कुछ प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं जो चाइना के लिए बड़े अनयूजुअल से हैं। तो प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली चाइना में। क्यों? सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो गई है वहाँ पे। यस, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है बहुत बड़ा, प्रॉपर्टी की बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो गई हैं चाइना में। इसके अलावा जो रिसेंट डेटा है चाइना डिसेंट मॉनिटर का, प्रोजेक्ट बाय यूएस बेस्ड एडवोकेसी ग्रुप फ्रीडम हाउस, डिसेंट केसेस चाइना में इंक्रीज हो रहे हैं 18% सेकेंड क्वार्टर में एज कम्पेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। मेजॉरिटी ऑफ जो केसेस है दे रिजल्ट फ्रॉम लेबर रिलेटेड इशूज। जो लेबर रिलेटेड इशूज है वहाँ पर, होम ओनर डिससेटिस्फैक्शन, फर्दर केस ऑफ डिसेंट है जहाँ पे फोर्स रिलोकेशन का प्रॉब्लम है और अनफेयर लैंड एक्विजिशन। तो यहाँ पे 70% प्रॉब्लम लोग क्यों डिसेंट कर रहे हैं स्टेट के अगेंस्ट, क्योंकि उनको कहीं और रिलोकेट कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ और प्रोजेक्ट्स बनने थे गवर्नमेंट के। लिए कोई हाईवे बनना है तो आपका घर कहीं और शिफ्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, जहाँ गवर्नमेंट का मन किया। तो रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि करीब 2800 प्रोटेस्ट कंट्री में ये लिंक थे टू स्ट्रगलिंग प्रॉपर्टी सेक्टर। जो इंक्रीज इन डिसेंट केसेस हैं चाइना में रिफ्लेक्ट करते हैं ब्रॉडर इकोनॉमिक चैलेंजेस जो रूलिंग गवर्नमेंट अभी फेस कर रही है। और सिटीजन बेसिकली देखिए, अगर रोटी कपड़ा और मकान लोगों को नहीं मिलता है तो किसी भी कंट्री में सिविल वॉर की सिचुएशन आ जाती है। तो कुछ चीज़ें हम हमेशा बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री के लिए कि वो सेल्फ रिलायंट हो। किसमें? एक तो फूड। आप दूसरी कंट्री से वॉर पे हो ना, आपको ये देखना पड़ेगा आपके पास सफिशिएंट फूड है, आपके पास सफिशिएंट
फ्यूल है और लोगों के पास रहने के लिए घर है। अगर खाना नहीं होगा और फ्यूल नहीं होगा, किसी भी कंट्री में सिविल वॉर आप क्रिएट कर दोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चाइना में अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन है, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए ये न्यूज़पेपर पढ़ने का हमारा रीज़न क्या है कि ऐसा नहीं कि हमने जो पढ़ा है हमने मान लिया वो सच है। यूएस के ऑर्गेनाइजेशंस ना ऐसे बहुत ही, मैं बोलूँगा, आलतू फालतू चीज़ें भी निकालते रहती है इंडिया के अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट। उनका अपना अलग प्रोपोगंडा चलता है, ठीक है। तो ये जो फ्रीडम हाउस करके एडवोकेसी ग्रुप जो भी है, ठीक है, जो ये फ्रीडम देने के बारे में बात कर रहे होंगे या फ्रीडम को प्रोपोगेट करते होंगे, अब चाइना में ये जो भी ये इश्यूज चल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है जो लिख रहे हैं ये सही में सच हो, ठीक है। सबसे पहली बात, क्या पता इससे ज़्यादा हो या इससे कम भी हो, लेकिन जो ये प्रोटेस्ट दिखाए जा रहे हैं रिलोकेशन से रिलेटेड और ये रिलेटेड, ये यूजुअली चाइना के बारे में थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव करके दिखाए जाते हैं जितने ये हैं। जैसे इंडिया के बारे में ये लोग ऐसे चीज़ें दिखा देते हैं कि हमें खुद नहीं लगता है कि अच्छा इतना खतरनाक है क्या इंडिया, हम लोग तो यहाँ रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है इनके साथ कि ये इनका रियलिटी से ना ये टच में नहीं है। इन्हें ना फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये एक डिफरेंट रियलिटी लोगों के लिए भी क्रिएट करना चाहते हैं, इल्यूशन, कि बाकी कंट्रीज़ के हाल देखो क्या है, चाइना की हालत कितनी ख़राब है, इंडिया की हालत कितनी ख़राब है, रशिया कितना बेकार चल रहा है, यूएस इज़ सो गुड। इनका एक ये काम रहता है यूजुअली। तो इसलिए वी डोंट हैव टू बिलीव एवरीथिंग 100% जो ये लिख रहे हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे। करेक्शन इन इक्विटी मार्केट्स कुड हेल्प बैंक्स रीगेन डिपॉजिट्स, एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है। देखिए बैंक्स में ना लोग पैसे डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। कई लोगों का तो मानना है कि वो डिपॉजिट कर दे रहे हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए वो पैसा भी बैंक्स के थ्रू जाता है। हो ये रहा है कि जो इक्विटी मार्केट्स है ना वो लगातार बढ़े जा रहे हैं, निफ्टी सेंसेक्स रुक ही नहीं रहा है। ऐसा पैसे छापने की मशीन बन गया है इस टाइम पे स्टॉक मार्केट लोगों के लिए। तो लोग वहीं पे काम कर रहे हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्क भी ले रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है रिस्क के बारे में, लोग बस पैसे लगाए जा रहे हैं आंख बंद करके। तो एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि जैसे करेक्शन आए ना इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, उसकी वजह से बैंक्स को मदद मिल सकती है कि वो अपने डिपॉजिट्स को रीगेन कर पाएं और प्रॉपर अपना क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी मेंटेन कर पाए। जैसे जैसे मार्केट करेक्ट करता है ओवर टर्म सम टाइम, उनके हिसाब से लोग स्टॉक मार्केट को क्विट करके वापस आना चाहेंगे। कहाँ पर? एफडीज में। एफडी से देखिए इंडियन लोगों का बहुत पुराना रिश्ता रहा है और हमेशा लोग एफडी ही करना चाहते रहे इंडिया में बिकॉज इट्स सेफ। बट अब स्टॉक में इतना रिटर्न आया कि लोग काफ़ी ज़्यादा फोमो में आ गए। लोगों को लगा कि नहीं 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 मैं तो बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ। बट देखिए इस टाइम पे जो लोग रिस्क ले रहे हैं, इस तरीके से पूरा पैसा डाल दे रहे हैं स्टॉक मार्केट में, किसी स्टॉक जो 10 गुना ऑलरेडी स्टॉक बढ़ चुका है उस पर, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है स्टॉक का, तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो यस मार्केट क्रैश होगा तो काफ़ी पेनफुल होगा ये लोगों के लिए, जिस हिसाब से लोग अभी लेवरेज्ड हैं। बट यस बैंक्स को फ़ायदा होगा इनका ओवरऑल। आप देखेंगे कि डिपॉजिट्स वगैरह इंक्रीज होंगी। इनका कहना है कि कुछ सेगमेंट्स हैं जहाँ एसबीआई फोकस कर रहा है कि रिसोर्सेज को कलेक्ट करे, गार्नर करे, जैसे कि ट्रस्ट, सोसाइटीज, हॉस्पिटल्स, और दूसरे सेगमेंट्स हैं जैसे कि एंटायर बेस ऑफ द पिरामिड सेगमेंट जो पॉसिबली अपार्ट फ्रॉम जनधन वी हैवंट रियली फोकस्ड ऑन। इनका ये कहना है कि ये फोकस रहेगा एसबीआई के लिए, ऑल्दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इनका कहना है कि जो डिपॉजिट और क्रेडिट गैप है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपेक्टेड है कि ये करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। देखिए बैंक में डिपॉजिट लोग कर रहे हैं, पैसा किस पीछे, डिपॉजिट की ग्रोथ 8% आ रही है, और बैंक ये जो क्रेडिट है, लोन दे रहा है बैंक, ये दे रहा है बैंक 18% से। तो ऐसा एक टाइम आएगा जब यहाँ पे पैसा ही नहीं बचेगा डिपॉजिट में कि आप लेंड कर पाओ उस पैसे को, किसी और को दे पाओ। तो यही प्रॉब्लम की यहाँ पे बात चल रही है। तो ये प्रॉब्लम रहा है करीब पिछले 2 साल से, एंड मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, जो बैंकर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो डिपॉजिट है ना ये बढ़ जाएगा तब जब स्टॉक मार्केट निफ्टी का जो रिटर्न है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, नीचे जाना शुरू हो जाएगा। लोग तुरंत डर जाएंगे और मार्केट से पैसा निकाल के ये डाल देंगे कहाँ पर? हमारे बैंक्स में ओवरऑल। तो ये एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। लोगों के बिहेवियर हमेशा सरप्राइज करते आए हैं काफ़ी ज़्यादा, जितने भी पंडित्स हैं उन्हें। तो वी हैव टू सी कि लोगों का क्या ओवरऑल एटीट्यूड रहता है। ट्रेड इम्बैलेंस, इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट मोर इन R&D। अब ये एडिटोरियल आर्टिकल है ट्रेड इम्बैलेंस के बारे में। ट्रेड इम्बैलेंस क्या हो गया हमारा? सबसे पहले तो बहुत कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कुछ करते नहीं, और ओवरऑल इंडिया वैसे भी इंपोर्ट काफ़ी करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करने की बहुत ज़रूरत है।
अब देखते हैं क्या रिलेशन है इन दोनों चीज़ों का, ये दो स्टेटमेंट्स क्यों है टाइटल में। इंडिया का जो एस्पिरेशन है, हमारा गोल है कि हम अचीव करें आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, और रिड्यूस करें, कम करें हमारा जो डिपेंडेंस है, जिस पे हम डिपेंड कर रहे हैं इम्पोर्ट्स पे, क्रिटिकल सेक्टर्स में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स, मशीन टूल्स। यहाँ इस इंपोर्ट करने के चक्कर में ना बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं, हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो जो लेटेस्ट ट्रेड फिगर्स अगर आप जुलाई का देखें, ये रिवील करता है कि कितना भी हमने रेसिस्टेंस किया अगेंस्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट के बारे में जितना भी बात किया, इंडिया के इंपोर्ट में चाइना बिल्कुल डोमिनेंट है। 18% ओवरऑल हमारा टोटल इंपोर्ट फॉर द मंथ कहाँ से आया? चाइना से। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है दूसरी, वहाँ से भी इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, जैसे कि वियतनाम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो चुका है 26% जुलाई में। और मैं बोल रही हूँ जो वियतनाम से जो भी शेयर आ रहा है ना, मुझे लगता है ये भी चाइनीज़ कंपनीज़ का ही है। यस, तो कई लोग चाइना से चीज़ें नहीं इंपोर्ट करना चाह रहे, तो चाइनीज़ कंपनीज़ क्या करती हैं, चाइना के बगल में वियतनाम है, वहाँ पे कंपनी सेटअप करके वहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू कर देती है। तो ओवरऑल वो पैसा चाइना के पास ही जाता है। तो चाइना के साथ हमारा अभी ट्रेड डिफिसिट है 85 बिलियन डॉलर्स का। यस, एंड ये बहुत ही चिंताजनक बात है। ये इंडिकेट करता है कि इंडिया ना ही सिर्फ स्ट्रगल कर रहा है कि वो चाइना पर डिपेंडेंसी कम करे। एक तो चाइना हमारा राइवल, ठीक है, आप इसे बोलते हैं ये तो हमारा दुश्मन है, सबसे ज़्यादा आप इसी पे डिपेंड करते हो इंपोर्ट्स के लिए। यस, एंड हम कंपैरेटिव एज भी नहीं लूज करना चाहते हैं ओवरऑल दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज के अगेंस्ट। तो अगर आप अलग अलग सेक्टर्स को देखें जो इस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस सिचुएशन में, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्यों ऐसा सिचुएशन है कि चाइना पे इतना ज़्यादा रिलायंट है हम लोग और खुद नहीं कर पा रहे हैं एक्सपोर्ट, वो है सबसे पहला इंडिया का लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू है। एंड R&D एक्सपेंडिचर अभी भी 1% से कम है हमारे GDP का, ठीक है, जहाँ पे मार्जिनली ये डिक्लाइन ही हो रहा है पिछले कुछ सालों में। इंडिया, US, चाइना, साउथ कोरिया, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उन सबसे बहुत पीछे है ओवरऑल इनोवेशन के इन्वेस्टमेंट में। एंड ये अंडर इन्वेस्टमेंट ना, इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया डेवलप नहीं कर पाता इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। आधे से ज़्यादा चीज़ें ना हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो 25-30 साल से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे, अभी तक हम खुद बनाना सीख ही नहीं पाए। और जब तक हम खुद बनाना सीखते हैं ये चीज़ें, तब तक नई चीज़ आ जाती है। तो इनोवेशन में क्योंकि हम नहीं खर्च कर रहे हैं, ठीक है, चाइना आज यहाँ पे इसलिए है क्योंकि उन्होंने इनोवेशन पे खर्च किया है। और जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है स्पेसिफिकली उनके इनोवेशन का बजट देखिए, ऑल्दो इट्स नॉट कम्प्लीटली कोरिलेटेड कि हाँ ठीक है जो R&D का बजट ज़्यादा है तो वही डेवलप करेगा। बट इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, आर्टिकल आया इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में, जिसमें इंडिया के चैलेंजेस के बारे में बात की गई है नॉलेज लोकलाइजेशन के। एक तो ये भी प्रॉब्लम है कि नॉलेज लेके लोग बाहर बहुत जा रहे हैं, बहुत सारे अच्छे एक्सपर्ट्स टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में इंडिया से बाहर जा रहे हैं बेटर लाइफस्टाइल के लिए, क्योंकि यस इंडिया में सर्वाइव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। इवन एज अ प्रोफेशनल, आप डॉक्टर भी हैं तो आप जब फीस लेने जाएंगे, अगर क्लिनिक खोलेंगे, यू नो कि यू हैव टू स्ट्रगल। इवन एज एन इंजीनियर अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि यू आर अंडर पेड, यू आर वर्किंग ऑन वीकेंड्स। ये सारी प्रॉब्लम है। लोग ये भी देखते हैं आजकल कि यस एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, घर बहुत महंगा है, टैक्स बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें यूथ के दिमाग में घूम रही है इस वक्त, ठीक है। और यही रीज़न है कि यूथ नहीं, जो हमसे पुरानी जनरेशन थी, वहाँ पे भी हमें देखने को मिला कि US और मिडल ईस्ट काफ़ी माइग्रेशन हुआ है इंडिया से, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स का स्पेसिफिकली। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा इमेज दिखाना पड़ेगा। जो नॉलेज बेस है, जो टैलेंटेड लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, उन्हें भी। ओवरऑल इंडिया में पैटेंट साइटेशंस देखिए, ओवरऑल कितने कम है। जो पैटेंट साइटेशंस क्या होता है, ओवरऑल हम कोई भी नई डिस्कवरी करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, तो उसका पैटेंट करवाते हैं, राइट, कि हमने किया है। तो ये इतना लो है, इससे पता लगता है कि हमारी लो लेवल ऑफ लोकल नॉलेज क्रिएशन है। हम जो नई चीज़ें हैं उन पर वर्क ही नहीं कर रहे हैं। जो हम बोलते हैं कि इंडिया एक टाइम पे इतना साइंटिफिक हुआ करता था, हमने ज़ीरो इन्वेंट किया, ये सारी चीज़ें की, लेकिन अब हम इन्वेस्टमेंट वगैरह पे फोकस नहीं कर रहे हैं जहाँ रिसर्च की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो फॉरेन सोर्सेज बहुत ज़्यादा यहाँ डोमिनेट करती हैं। कंपैरिजन करें चाइना और साउथ कोरिया से, तो लोकल साइटेशन रेट है 10 और 20%। इंडिया रैंक करता है 42 आउट ऑफ 55 कंट्रीज, बॉटम में आता है, बॉटम 15 में यहाँ पे ऑन 2024 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ओवरऑल स्कोर यहाँ पे हमारा 38.64 है। जब भी आप कोई नया रिसर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसको आप क्या करते हैं, पैटेंट करवाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की है, हमने इस चीज़ की खोज की, हमने ये चीज़ सबसे पहले बनाई। ओवरऑल यहाँ पे आप देखिए
कितना पीछे हैं हम लोग, हमारा स्कोर काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू कंट्रीज़ जो यूके और यूएस की अगर मैं बात करूँ, वो डोमिनेट करती हैं। वहाँ डेली इतने पैटेंट फाइल हो रहे हैं, एआई से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड इतनी रिसर्च चल रही है चीज़ों की। तो कहीं न कहीं हमें देखना होगा कि जो पैसा है, हम कहीं न कहीं से लाएँ और फिर रिसर्च में लगाएँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये हमारे लिए ओवरऑल। कंपनीज़ की मैं बात करूँ, वही कंपनीज़ हमने देखा बहुत अच्छा करती हैं स्पेसिफिकली हट के अगर आप देखें, जो रिसर्च पे अच्छा पैसा खर्च कर रही हैं और डेवलपमेंट पे अच्छा पैसा खर्च कर रही हैं। तो ओवरऑल जो एंटरप्राइजेज़ हैं मिडल इनकम कंट्रीज़ में, वो हमेशा छोटे रह जाते हैं। सालों के ऑपरेशन के बाद भी, अनलाइक यूएस, जहाँ पे कंपनी या तो बहुत बड़ी हो जाती है या तो एग्ज़िट कर देती हैं। क्यों? यहाँ पे सबसे पहले ओवरऑल डेटा इन्होंने कोट किया। अगर आप रेशियो ऑफ बिग बिजनेसेस टू यूनिकॉर्न्स देखें, इंडिया में 0.1 है ये, कंपेयर टू 0.9 इन यूएस, 0.4 इन चाइना, 0.5 इन जर्मनी, 0.25 इन ब्राज़ील। ब्राज़ील से भी वीक है हमें सीज में, और 0.6 इन कोरिया। तो ये जो चैलेंजेस है ना, ये हमें अभी कॉम्बैट करने पड़ेंगे एक साथ, और एनहांस करना पड़ेगा हमारा R&D का इन्वेस्टमेंट, ताकि एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाएं कि नहीं, आप इंडिया में रह के रिसर्च कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, विल टेक केयर ऑफ योर लाइफ। ये आपको ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। ये एक एटीट्यूड हमें दिखाना होगा लोगों को, तभी वो लोग इंडिया में स्टे करेंगे और वो रिसर्च वगैरह पे फोकस करेंगे। तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, उन्हें भी बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इंडिया में लार्ज कॉर्पोरेशंस बनने के लिए, एज़ कम्पेयर टू अगर वही सेम स्टार्टअप यूएस में हो, यूके में हो या चाइना में हो। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी होंगी कि हम बैलेंस करें लोगों को, कंपनीज़ को। तो बहुत ही डॉन्टिंग टास्क है, एंड क्योंकि हम ये लेट कर रहे हैं, ये चाइना की तरह 1980s में करते तो आसान होता, 1960s में करते तो बहुत ही आसान होता ये सब करना। लेकिन अब हम 2024 में कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली सारा सिलेबस अब एक दिन में ही पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, सब कुछ करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, अब बहुत कम टाइम में करना पड़ेगा, काफ़ी पेनफुल होगा ये प्रोसेस। तो लेट्स सी आगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या आती है, एंड क्या गवर्नमेंट इन चीज़ों पे फोकस करती है जो रिसर्च और डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।